पानीपत के छोटे से गांव कुराना के रहने वाले अशोक कुमार इस समय उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक हैं और इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। गणित इनकी बहुत अच्छी थी, मैथ्स बहुत अच्छा इनका माना जाता था और ये तैयारी करने के उद्देश्य से दिल्ली आए। उसके बाद का सफ़र कैसा आगे बढ़ा खुद जानेंगे डीजीपी अशोक कुमार साहब से। सर, बहुत छोटे से गांव से आप निकले थे और आज आप उत्तराखंड पुलिस के टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं। इस सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए। जी, सफ़र तो लंबा है। कहीं मेरे ख्याल से आप समझ लीजिए मुझे निकले हुए 40 साल हो गया है, 40 साल प्लस। तो पहले हमने 11वीं-12वीं किया सोनीपत से, फिर वहाँ से मैं आईआईटी दिल्ली आ गया एग्ज़ाम पास करके आईआईटी का, और फिर आईआईटी दिल्ली में आए तो थर्ड ईयर में जा कर के मैंने अपनी दिशा बदली कि मुझे इंजीनियरिंग की बजाय सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना है। तो फिर 89 से आईपीएस में आ गए और तब से यूपी उत्तराखंड के विभिन्न ज़िलों में विभिन्न जगहों पर, और साथ ही साथ 5 साल में सीआरपीएफ बेसब में रहा, डेपुटेशन 1 साल यूएन में रहा। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है लोकेशन भी 25 के करीब बदली होंगी मैंने इन 34 प्लस सालों में। 35वां साल लग गया अभी। तो लंबा सफ़र रहा है और टफ भी रहा है, चैलेंजिंग भी रहा है और एंजॉयबल भी रहा है। एंजॉयफुल भी रहा है। वैसे आपको काम करने का जो तरीका है वो एंजॉयफुल ही रहता है। अब हमने देखा है जो अब तक कि अपने मातहतों के काफ़ी आप करीब रहे हैं और काफ़ी उनके साथ बातचीत करते रहते हैं। तब पोस्टिंग में सर अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ तक याद है कि जब बाबरी विध्वंस कांड हुआ था उस वक्त आप इलाहाबाद में थे, जो आज प्रयागराज है, वहाँ पे थे और शायद वो पहला ज़िला था जहाँ कर्फ्यू लगा था। ऐसा कुछ था क्या सर? क्या कुछ उस समय की बातें जहन में क्या है अभी? नहीं, ये बिल्कुल सच है कि जब ये विवादित ढांचा टूटने की खबर आई थी, रेडियो के माध्यम से आई थी उस टाइम, तो और शाम के 6 और 6:30 के बीच का समय था, और चूंकि उस दिन जजमेंट आना था न, उस दिन दिन भर में गतिविधियां चल रही थी, तो सभी लोग सुन रहे थे। तो जब ये खबर आई तो डीएम एसएसपी की गाड़ी में ही था मैं उस टाइम। वो लोग जॉइंटली पेट्रोलिंग कर रहे थे और उन्होंने उसी टाइम डिसाइड किया कि कर्फ्यू लगा दिया जाए, पहली खबर पे ही। इस प्रकार इलाहाबाद यूपी का पहला ज़िला बना जहाँ कर्फ्यू लगा। फिर धीरे धीरे बहुत सारे ज़िलों में लगा। कुछ ज़िलों ने लेट किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद कर्फ्यू लगाया, जब वायलेंस हो गई तब लगाया। तो मेरे विचार से उनका एसएसपी डीएम का निर्णय, समय से कर्फ्यू लगाने का निर्णय बहुत सही साबित हुआ। खाकी में इंसान सर आपकी ऐसी रचना है जिसको लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि अब तक आप कुल 4 जो अपनी पुस्तकें हैं वो ला चुके हैं, लिख चुके हैं, जिसमें युवाओं को फोकस करते हुए उनके जॉब ओरिएंटेड जो सिविल सर्विसेज तैयारी होती है, फिर साइबर क्राइम की बात करें, इन पुस्तकों के जरिए सर किस तरह का मैसेज देने की कोशिश थी अपने महकमे को, युवाओं को, या फिर जो साइबर क्राइम है उसकी अगर बात करें, उस किस तरह का मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, मेरी चारों पुस्तकों का पर्पज अलग अलग है। जो पहली पुस्तक है खाके में इंसान, वो ये दिखा रही है कि कुल मिलाकर के पुलिस पब्लिक के लिए बनी है और पुलिस में भी इंसान ही आते हैं, इंसान ही रहने चाहिए। जो लोग पुलिस में आके एरोगेंट हो जाते हैं, जनता से दूर हो जाते हैं और सेवक की बजाय साहब की तरह बिहेव करने लगते हैं, ये एटीट्यूड सही नहीं है और हमको संवेदनशीलता से जो है पुलिसिंग करनी चाहिए। पुलिस पब्लिक के लिए ही बनी है और पुलिस के पास वो आता है जो पीड़ित होता है, जो दबा कुचला होता है, क्योंकि बाकी लोग तो ऐसे ही कहीं ना कहीं से जो है मैनेज कर ही लेते हैं। तो इसलिए पुलिस को इन लोगों का साथ देना चाहिए, पीड़ित का साथ देना चाहिए, गरीब और दबे कुचलों का, असहाय लोगों का साथ देना चाहिए। तो ये बात दिखाने के लिए मैंने किताब लिखी कि ऐसी पुलिसिंग संभव है, पब्लिक भी समझे और पुलिस भी समझे, और पुलिस आने वाले पुलिस ऑफिसर मोटिवेटेड भी हो कि आप आते हो पुलिस में अच्छे उद्देश्य से लेकर आते हो तो लोगों की कितनी हेल्प कर सकते हो। ये था मेरी पहले किताब का उद्देश्य। जो मेरी इंटरनल सिक्योरिटी की किताब है वो इस बात पे है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को कहाँ कहाँ से चुनौतियाँ हैं, कश्मीर प्रॉब्लम क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है, नक्सलवाद क्या है, आतंकवाद के सूत्र कहाँ से हैं, कैसे सीमा पार से देश भर में आतंकवाद फैलाया जाता है जब वो डायरेक्ट युद्ध में सफल नहीं हुए हमारे पड़ोसी देश, तो उन्होंने जो है प्रॉक्सी वार अपनाया, छद्म युद्ध अपनाया और हमारे देश में टेररिज्म फैलाया। उसके पीछे किस किस एजेंसी का हाथ है और कैसे टेररिज्म फैलता है और कैसे हम इसे काउंटर कर सकते हैं।
इन चुनौतियों को मैंने इसलिए लिखा कि यूपीएससी में एक सिलेबस के रूप में आ गई है अब सिविल सर्विसेज में भारत की आंतरिक सुरक्षा, तो इसलिए मैंने इसको लिखा और ये सक्सेसफुल किताब रही है। ऐसे ही मैंने एक किताब एथिक्स पे लिखी है, नीति शास्त्र, कि सिविल सर्वेंट्स को किन किन जो है एथिक्स का क्या क्या नैतिकताएं होनी चाहिए, किन किन क्या क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, किसका पालन करना चाहिए, क्या ज़रूरी है। तो और जो मैंने लास्ट किताब अभी लिखी है साइबर एनकाउंटर्स, वो साइबर क्राइम के ऊपर है। साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ता जा रहा है पूरे देश में और इतनी ज़्यादा वॉल्यूम हो गई कि बाकी सारे क्राइम इसके आगे कम हो गए और पुलिस की कैपेसिटी से बाहर होता जा रहा है। गांव के गांव, पूरे के पूरा क्षेत्र जो है साइबर क्राइम करने में लगा हुआ है, जामताड़ा हो, मेवात हो। तो इसको हमें इससे पार पाना है, इस चुनौती से पार पाना है, तो हमें पब्लिक को अवेयर करना होगा, नहीं तो रोज़ लोग जाल में आते जाएंगे। तो इस उद्देश्य से ये किताब लिखी है कि लोगों में जागरूकता फैले। सर एक नया वेरिएंट आया है सर, जो आर्टिफिशियल वेरिएंट की बात हो रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। बहुत लंबी पुलिसिंग सर आपकी है, बहुत काम किया है आपने इस पे, कैसे इससे निकला जा सकता है, कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, एक है तो पहले से है, पर पिछले कुछ सालों में तेज़ी से इसकी एप्लीकेशन बढ़ी है और वो साइबर क्राइम के ऐसे ऐसे रूप लेकर के सामने आ रहा है जो अनइमेजिनेबल था। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी वॉइस क्लोनिंग कर लेते हैं, आपके सोशल मीडिया से वॉइस सैंपल उठाएंगे और फिर वो आपकी आवाज़ में कुछ भी क्रिएट कर लेंगे। ऐसे करके लोग बाग बोल रहे हैं आपके हस्बैंड का, वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, लोग डर जाएंगे, अचानक पैसा मांगेगी, मैं हॉस्पिटलाइज कर रहा हूँ, उसकी आवाज़ में सुनाएंगे कि इसने मुझे ला करके मदद किया, हॉस्पिटलाइज कराया, हॉस्पिटल में इतना पैसा देना है, 10 लाख 5 लाख जमा करना पड़ेगा। तो लोग ऐसे झांसे में आकर के पैसा दे रहे हैं, वॉइस क्लोनिंग। ऐसे ही कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो भी बन सकते हैं, फेक वीडियो बन सकते हैं, फेक फ़ोटो बन सकते हैं, ऐसे फेक जो कि पकड़ में भी नहीं आ पाएंगे। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मतलब साइबर क्राइम का एक नया फेज आएगा जिसको पकड़ना भी मुश्किल होगा और आ ही चुका है, आएगा क्या, आ ही चुका है। तो इस चुनौती से भी हम सबको मिलकर लड़ना है। जी सर, आमतौर पे जो फिल्मों में छवि दिखाई जाती है पुलिस की, वो सिंघम या फिर दबंग की होती है। रियल लाइफ में पुलिसिंग में क्या ये छवि कहीं आत्मसात करती है या केवल फिल्मों तक ही संभव है? मेरे ख्याल से तो ये दोनों फिल्में हैं और वास्तविक दुनिया से बहुत दूर है, क्योंकि दबंग भी प्योरली फिल्मी है। वर्दी में डांस कर रहे हैं, वर्दी में मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो नॉर्मली नहीं होती। ऐसे ही सिंघम भी ऐसा है कि लार्जर देन लाइफ जिसे कहते हैं ना, इतनी बड़ी इमेज बना लिया कि पूरे सिस्टम को मतलब जिस तरह से उसमें दिखाया है, मतलब बहुत रेयर है। मतलब ये जो है रियलिटी तो नहीं है। रियलिटी नहीं है। सर अगर हम बात करें ख़ास तौर पे जो जितना डिजिटल आदमी होता जा रहा है, उतना ज़्यादा क्या खतरा बढ़ रहा है? देखिए, डिजिटल हो रहा है और खतरा भी बढ़ रहा है, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि हम डिजिटल को छोड़ दें। सिर्फ हमें सावधान होना है, सतर्क होना है और इन अपराधियों को भी जेल भेजना है, मतलब इनसे भी पार पाना है। डिजिटल की दुनिया में जैसे रियल लाइफ में खतरा है, ऐसे ही डिजिटल में भी खतरा है। जैसे आप सड़क पे चलते हैं तो कहीं एक्सीडेंट की संभावना तो रहती है, तो हम सड़क पे चलना तो नहीं छोड़ेंगे। तो डिजिटल की दुनिया में भी इसलिए क्राइम की संभावना है, तो उसको हमें किसी भी हालत में डिजिटल की जो स्पीड पकड़ी है उसको नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। वो तो आना ही है। बस सिर्फ ये है कि बात सतर्क होने की है कि कैसे खुद को बचाना है। पुलिस की सर जो भूमिका होती है वो हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की होती है। कोई भी कहीं कोई घटना हो जाए, आपदा आती है, उसमें पुलिस की सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है। एसडीआरएफ आप लोगों ने एक फोर्स का गठन किया जो बेहतर काम कर रही है आज। ये सर जो प्राकृतिक आपदा है उत्तराखंड के लिए और पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग बनता जा रहा है? अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, लगातार जो संख्या है आपदा की वो बढ़ रही है। देखिए, मौसम कुछ ऐसा होता जा रहा है कि मतलब इस बार तो गर्मी आई ही नहीं। सर्दी में बर्फ़ नहीं गिरी, सर्दी का लास्ट फेज आया तब बर्फ़ गिरना शुरू हुई और मई तक जारी रही। पूरा मई में केदारनाथ जी में सब जगह बर्फ़ गिरी है और जून में भी बरसातें होती रही। जुलाई में जाके थोड़ा ब्रेक आया, थोड़ा सा गर्मी आई 2 हफ्ते और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ बारिश हम देख ही रहे हैं। मेरे ख्याल से कहीं 20 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, कहीं 50 का, कहीं 70 साल का, सब जगह का यही हालत है। जमुना जी को देखा हमने, दिल्ली में देखा, यहाँ
बहुत सारी, एक दिन में कितनी बारिश हुई है वो भी कई साल का रिकॉर्ड टूटा अभी, जो मालदेवता क्षेत्र में हुई, इधर शस्त्रधारा क्षेत्र में। तो पूरा एरिया ही लगभग जलमग्न है, इधर लक्सर और लोअर लैंड जितनी है। तो आपदा विशेषकर उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है। यद्यपि हम लोग जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं, हमारी पुलिस भी, एसडीआरएफ भी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी पुलिस ही है, मैं तो कहूँगा लास्ट भी वही है। जो जहाँ तक रिलीफ और रेस्क्यू की बात है, जो आगे आई रिहैबिलिटेशन, ऑफ कोर्स उसमें गवर्नमेंट की 50 एजेंसियाँ, उन सब का रोल है। किंतु शुरू में जो बचाव कार्य हैं, राहत और बचाव शुरुआती दौर के, वो तो सारे पुलिस और एसडीआरएफ ही कर रही है। और हम चुनौती को अपनी बेस्ट एफर्ट्स के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि चुनौती को मीट कर सकें। अच्छा सर, पुलिसिंग का बहुत लंबा तजुर्बा आपका है और सीआरपीसी में सर बदलाव की बात की जा रही है। उस पर आज केंद्रीय जो गृह मंत्री, उन्होंने एक विधेयक भी दिया। सर आपका अपना क्या मानना है? क्या वास्तव में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनका आज की तारीख में कोई औचित्य नहीं रह गया है? देखिए, 160 साल पुरानी जो है हमारे एक्ट हो गए तीनों, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, तो इनको बदलना तो बहुत ही ज़रूरी था। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि आप अंग्रेज़ों के टाइम में जब उनकी प्राथमिकताएं अलग थी, उसी चीज़, उन्हीं एक्ट के साथ हम चलते चले जा रहे थे, संशोधन कर करके किसी तरह उससे काम चला ले रहे थे। तो ये तो बहुत बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अब जैसे देखिए, दुनिया डिजिटल हो गई, तो जो रिमांड के लिए मुलजिम आ रहे हैं कोर्ट से, जेल से कोर्ट लाए जा रहे हैं, फिर फालतू में बड़े बड़े गैंगस्टर उसी दौरान लोगों को धमका लेते हैं। ट्रायल भी जो है, उन्होंने कहा सब डिजिटल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, नए एक्ट ने बोल दिया। तो कितनी बड़ी चेंज आ गई भाई। खाली जज साहब को उससे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, उसकी क्या दिक्कत है, उसका चेहरा ही तो देखना है। तो इसी तरह से गाड़ियाँ हैं थानों में भरी पड़ी हैं। अब जी उनको जब तक केस डिस्पोज नहीं होगा तब तक गाड़ी डिस्पोज नहीं होगी। केस डिस्पोज होगा 10 साल तक पूरा थाने में के एरिया में जंग लग जाता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ। तो उन्होंने कहा अभी वीडियो बनाइए, उसको रखिए प्रिजर्व करिए, डिस्पोज करिए। तो कितने चेंजेज हैं, मतलब ये सब काफ़ी बड़े चेंजेज आए हैं, एकदम आमूल चूल परिवर्तन है और बहुत स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य है सर। कौन कौन सी सर धाराएं ऐसी हैं जिससे आपको लगता है कि अगर इनमें चेंज किया जाए तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, जिनका कोई औचित्य नहीं है? कौन सी धाराएं सर हो सकती हैं वो? देखिए, माननीय गृह मंत्री महोदय ने, गृह मंत्रालय ने पूरे देश के हर वर्ग से इसमें सुझाव लिए हैं। ठीक है, जुडिशरी हो, आम आदमी हो, वकील हो, पुलिस हो, हमने पूरे उत्तराखंड पुलिस से 2-2, 3-3 बार सुझाव गए हैं, जिसमें हमने ग्राउंड लेवल पे एसओ से, आईओ से, हर किसी को मंथन करा करके आख्याएँ भेजी थी कि कहाँ कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। वो सबको इसमें समायोजित किया गया। सर अलग अलग राज्यों में रहे हैं आप, बीएसएफ में रहे हैं, सीआरपीएफ में रहे हैं सर। ये जो घुसपैठ है, जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, हमने नूह में देखा, उत्तराखंड के कुछ जिलों में सामने आया है सर, इसको कितना गंभीर मानते हैं? और आप लोगों ने प्रयास भी बहुत किया है, इस पर कार्रवाई भी की, इसको कितना गंभीर मानते हैं और इसको क्या पूरी तरह से रोका जा सकता है? देखिए, गंभीर तो है। अगर हम एक देश में कहीं से भी इन्फिल्ट्रेशन होता है तो देश की वो आंतरिक सुरक्षा को खतरा तो है ही। तो हमें इन्फिल्ट्रेशन किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं करना है। ठीक है, और जैसे भी हुआ, कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन तो हुआ है, मैं उसकी क्या बैकग्राउंड है, किसकी गलती, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, परंतु इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, ठीक है, वो बिल्कुल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के लेवल से। और यही मैं कह सकता हूँ, और किसी भी हालत में इसको हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए। आज हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए हैं। कोई भी केस होता है, हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको वर्कआउट किया जाता है। लेकिन सर एक तंत्र आप लोगों के पास पहले होता था, वो होता था मुखबिर। वो क्या ख़त्म होते जा रहे हैं? क्या उनकी प्रासंगिकता ख़त्म होती जा रही है या उनकी ज़रूरत नहीं है अभी? देखिए, हर चीज़ की प्रासंगिकता तो बनी रहती है, किंतु ओवरऑल वेटेज में बदलाव हो जाता है। ठीक है ना। तो आज की तारीख में जो इंटेलिजेंस इसको कहेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आ गया, मतलब आप टेक्निकल इंटेलिजेंस से भी बहुत सारा काम कर सकते हैं ना। अब जब मेरे पास सीसीटीवीज हैं तो उसी से आराम से ट्रैक हो जा रहा है जो फिजिकल क्राइम है।
जैसे गैदरिंग की स्थिति बनती है, कई बार हम देखते हैं अचानक से मॉब आ जाता है। उस स्थिति में सर आप लोगों के पास क्या विकल्प होता है जब बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं? एक आध घटनाएँ हमने देहरादून में भी देखी हैं। क्या ये कहीं न कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से सूचनाएँ सही समय पे नहीं मिल पा रही हैं? देखिए, ये ऐसा होता है, ये सोशल मीडिया के ज़माने में ज़्यादा होने लग गया है। पहले ऐसा नहीं था, नॉर्मली जो है ना आदमी आकलन कर लेता था। कोई भीड़ होनी है, कोई इंसिडेंट है, कोई धरना प्रदर्शन है, तो समय से कहाँ से कितने लोग आएंगे ये सब आकलन हो जाता था। आजकल क्या है कि अचानक सोशल मीडिया पे कॉल आती है, रातों रात मोबिलाइज हो जाती है भीड़, रातों रात, या रातों रात छोड़े कुछ ही घंटों में फेसबुक पे वीडियो वायरल कर देते हैं, वीडियो लाइव कर देते हैं सोशल मीडिया पे, तो जनता सेंटिमेंट्स में आकर के एकदम जुड़ जाती है। तो इतने शॉर्ट टाइम में उसका रियल असेसमेंट करना कई बार प्रशासन के लिए असंभव हो जाता है। तो ये सोशल मीडिया की वजह से है, जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स इस तरह से तेज़ी से सडनली क्रिएट हो जाती है। सर कई सारे नई आईपीएस आपके पास आते हैं, आपका मैसेज उनको क्या होता है कि किस तरह का पुलिसिंग करें ताकि कॉमन पब्लिक को मैक्सिमम रिलीफ मिल पाए? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक तो विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग करें, ठीक है। दूसरा, अप्रोचेबल रहें, मतलब साहब की बजाय सेवक बन के रहें। तीसरा, मैं कहता हूँ कि ट्रिपल पावर का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। ट्रिपल पावर मीन्स पावर ऑफ यूनिफॉर्म, पावर ऑफ वेपन्स एंड पावर ऑफ लॉ, कानून का अधिकार। इन तीनों का सदुपयोग करें। जनता की सेवा करने के लिए आपको दिए गए हैं, जनता को के ऊपर धौंस जमाने को नहीं दिए गए हैं। तो ये मैं हमेशा से कहता हूँ। सर 4 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं, भविष्य में क्या कुछ और विचार है मन में कि कुछ और लिखा जाए किसी और मुद्दों पे? बिल्कुल है, मेरा एकेडमिक बेंट है, दिमाग में सोच रहती है हमेशा, कुछ न कुछ मैं ज़रूर लिखता रहूँगा। माँ के बहुत करीब रहे हैं सर और याद बहुत करते हैं आप, मैंने कई बार आपके पोस्ट पे देखा है। कितना प्रभाव आपके जीवन पे उनका रहा सर? मैं सोचता हूँ कि जो बेसिक इंसानियत की सीख हमने माँ से ही सीखी है, इसीलिए मेरी पहली किताब भी उन्हीं को समर्पित मैंने की थी, और उसका नाम भी खाके में इंसान रखा है। तो इसी एंगल से हमने जो है माँ को हमेशा देखा है कि उन्होंने हमें ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज सिखाई। 4 महीने करीब और हैं सर, जब आप प्रदेश पुलिस के मुखिया बने रहेंगे, इसके बाद सर कुछ प्लान किया है या इन 4 महीनों में कुछ ऐसा करने की इच्छा हो जो सर इन 40 सालों में अब तक नहीं हो पाया, कुछ स्पेशल करने का, कुछ अलग करने का? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ अलग करना है। जो भी हमारे पुलिसिंग के बारे में आइडियाज़ थे उसको हम करते रहे हैं, उनको कंसोलिडेट कर सकते हैं कि भाई चाहे पुलिसकर्मियों की वेलफेयर हो, चाहे बदमाशों के ऊपर प्रहार हो, चाहे जो है पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग हो, जैसे कि हमारी ऑपरेशन मुक्ति है। तो इस तरह की हर तरफ की हर चीज़ को हम, मतलब संवेदनशील पुलिसिंग हो और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, यही हमारा प्रयास है। और ये ज़रूर है कि आखिरी दिन तक हम काम में विश्वास रखते हैं, खाली बैठना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, और रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ करेंगे, क्या पता कोई एकदम से नई डायमेंशन में चले जाएं। ऑपरेशन प्रहार क्या है सर? इसकी शुरुआत की गई थी, क्या है और कितना आपको लगता है कि सही दिशा में चल रहा है? बेसिकली माफिया और क्रिमिनल्स पे प्रहार है पुलिस का, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड करके एक प्लान करके एफर्ट होता तो फिर बच नहीं पाते। जैसे जो लोगों को भू माफिया हैं, नकल माफिया हैं, जो विदेश भेजने के नाम पे, नौकरी के नाम पे किसी भी तरह ठगते हैं या आपसे पैसा वसूली करते हैं, ब्लैकमेलर हैं, इन सबको चिन्हित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, मतलब कड़ी कार्रवाई करना, ये ऑपरेशन प्रहार का पर्पस है। अगर हो सके तो इनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त कराना, हमने पीछे भी करवाई हैं, अभी तक 150 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करा चुके हैं। तो इस तरह से हम ये ऑपरेशन प्रहार हम चला रहे हैं कि अब से 2 महीने का फिर से एक लास्ट फेज अभियान का दे रहे हैं कि और ज़्यादा धार आ जाए इसमें। एक प्रयास सर आपने किया जो आपके ठीक ऊपर हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपने कैमरा से भी चाहूँगा एक बार दिखाएं ऊपर, और यहाँ पे आपको बद्रीनाथ जी से लेके केदारनाथ जी, हरिद्वार, देहरादून जो इम्पोर्टेंट जगह हैं वहाँ के मूवमेंट की सारी तस्वीरें सीधे पुलिस मुख्यालय में आ रही हैं और यहाँ से मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग खुद डीजीपी अशोक कुमार साहब करते हैं और यहाँ से आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। सर ये कितना इफेक्टिव अब तक आपको ये जो आपने डेवलपमेंट किया है इसको कितना इफेक्टिवली मान रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल गेम चेंजर है। इससे तो हमने बहुत कुछ किया है, जैसे कांवड़ मेला हो या केदारनाथ जी की 4 धाम यात्रा हो, तो सडनली यहाँ बैठे सब पता चल जाता है कि इस पॉइंट पे प्रॉब्लम चल रही है,
तो मैं उसकी डायरेक्शन दे सकता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसको जल्दी सुधारा जाए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब आप समझ लीजिए, जिसके लिए आपको मौके पे जाना पड़ता है, तो आप अपने रूम में बैठे बैठे ही मौके पे हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार साहब। अगले इस खास शो में किसी और महत्वपूर्ण गेस्ट से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।